गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली डिजिटल इंडिया और भारत में बेरोजगारी को लेकर के रहेगा। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये चुनौती तो बहुत पहले से रही है। इस चुनौती में चार चांद लगाने का काम किया है हमारी आज की वर्तमान सरकार ने। राइट, मीन्स अभी तक तो बेरोजगारी एक समस्या थी और उस समस्या से सरकार जूझ रही थी। सरकार भी उस बेरोजगारी की समस्या के निजात पाने का लगातार प्रयास कर रही थी। अब तक की जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि भाई कैसे भी करके भारत में बेरोजगारी की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन आज की सरकार ने तो ये कसम खा ली है कि साला हम तो हर किसी को बेरोजगार करके छोड़ेंगे। क्योंकक्योंकि लोग बेरोजगार रहेंगे तभी तो सरकार की जय जयकार करते रहेंगे। शायद ये विचार है सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल इंडिया में जब डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट किसी भी चीज को कोई भी कार्य करना है, कोई भी एक्ट करना है तो वो इंस्टेंट हो जाए। डिजिटल इंडिया की ये स्थिति है कि भारत में जो है जो साइबर है, सर्वर्स हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। लेकिन बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। अगर किसी को मनी ट्रांसफर करनी हो, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी की, पैसा आज भेज रहे हैं उसको पहुंच रहा है 2 दिन बाद। इस डिजिटल इंडिया का क्या मतलब रह गया भाई? ऐसे बनाओगे डिजिटल इंडिया? मीन्स देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर चीज में कैश का चलन बंद कर दो। ज्यादा से ज्यादा मनी जो है क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सर्कुलेट होनी चाहिए डिजिटल इंडिया के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म के। लेकिन जब देखो कभी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाओ, उससे पूछो कि भाई पेटीएम लेते हो? नहीं, या तो कैश लेता हूं या कार्ड लेता हूं। फोन पे लेते हो? नहीं, या तो कैश दे दो या कार्ड दे दो। अब सवाल इस बात का है कि अगर बात डिजिटल इंडिया की है तो जितने भी जो है पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं, जो सार्वजनिक संसाधन हेतु जैसे पेट्रोल पंप है, सीएनजी स्टेशन है, इनमें वो हर सुविधा होनी चाहिए, मंडेट होनी चाहिए हर सुविधा। चाहे वो पेट्रोल पंप हो या सीएनजी स्टेशन हो या गैस एजेंसी हो, कि भाई पेटीएम से, फोन पे से या जो है किसी भी चीज से, कार्ड से, हर तरह के जो है कैश के लेन देन की सुविधा होनी चाहिए। अब समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 810 रुपए ही पड़े हैं और 810 रुपए ही आपको जो है सिलेंडर का पे करना है, am I right? और आप जाते हैं कहां पर, एक गैस एजेंसी पर, और उससे कहते हैं भाई 810 रुपए है मेरे पास। चलो ठीक है, 810 रुपए आपने उसको जो है ट्रांसफर किए, लेकिन आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफर होता है। इन दैट सिचुएशन क्या एजेंसी आपको सिलेंडर डिलीवर कर देगी? नहीं करती है ना। तो ये जो असुविधा होती है लोगों के साथ, ये असुविधा के साथ डिजिटल इंडिया का सपना देखना मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हमने लोगों को गैस एजेंसीज पर लड़ते हुए देखा है, पेट्रोल पंप पर लोगों को फाइट करते हुए देखा है कि भाई पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया है तो तुम्हारे अकाउंट में तो आएगा ही, लेकिन देर से आ जाएगा। पेट्रोल पंप का मालिक कहता है नहीं नहीं भाई, जब तक हमारे पास मैसेज नहीं आएगा मैं इस पैसे को कैसे मानूं, या मैसेज तो आ गया है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट में तो शो नहीं हो रहा है। मेरे पास भी एक मेरे मित्र ने एक बार जो है क्या किया कि मुझे 2000 रुपए का जो है फोन पे किया, जिसका इंस्टेंट मैसेज मेरे पास आ गया, लेकिन वो पैसा मेरे को 8 दिन बाद मिला। बड़ा जो है अजीब सी बात है। एक दिन अभी जस्ट रिसेंटली, कल की बात है, परसों की बात है, परसों शाम को हमने अपने लैंडलॉर्ड को फोन किया
कि मैं कहीं पर हूँ बाहर और सर आप एक काम कीजिए, मुझे 1000 रुपये फोन पे कर दीजिए या पेटीएम कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी फोन पे कर रहा हूँ। उन्होंने परसों शाम को जो है 6 बजे हमको 1000 रुपये फोन पे किया था और वो मुझे कल दोपहर को 12 बजे के बाद मिला। तो ये जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि ऐसे डिजिटल इंडिया के बारे में बातें करना, टॉक इन टर्म ऑफ डिजिटल इंडिया, आई थिंक दिस इज नथिंग एक्सेप्ट डिसऑनेस्टी। एक बेईमानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, स्वयं को धोखा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब इसी डिजिटल इंडिया में अगर हम इसी क्रम में बेरोजगारी की भी, चूंकि हम बात छेड़ रखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमने तो ये कहा है कि सरकार जो है, सरकार ने कसम खा रखी है कि देश का बच्चा बच्चा जब तक बेरोजगार ना हो जाए तब तक हमारा कुछ होगा नहीं। शायद बेरोजगारी में ही वो देश का भविष्य तलाश रहे हैं। अब पता नहीं वो देश का भविष्य तलाश रहे हैं या अपना भविष्य तलाश रहे हैं। आप ये देखिए SSC, डू यू नो इट्स फुल फॉर्म? क्या आप लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये इसका फुल फॉर्म हुआ करता था। इसका फुल फॉर्म, SSC का फुल फॉर्म क्या हुआ करता था? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैंने कहा ये इसका फुल फॉर्म हुआ करता था, इट मीन्स है नहीं। अब इसका जो है जानते हो क्या हो गया है? ये अब SSC बन गया है सुपर स्कैम कमीशन। मैं पूरे जो है विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अब ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं रह गया है SSC, दिस इज नाउ सुपर स्कैम कमीशन। अब यहां पे स्कैम के अलावा कुछ नहीं है। तो आज से जो है, आज से नहीं बल्कि अभी से जब कभी भी कोई SSC के बारे में बात करे तो उसको ये बात जरूर बताओ कि yes, I know very well about SSC because of SSC is now Super Scam Commission. SSC अब Super Scam Commission, Super Scam Commission। अब ये सुपर स्कैम कमीशन कैसे हो गया, जरा इस पर विचार कीजिए। 2018 में SSC की वैकेंसी आती है, स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लाखों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो SSC का फॉर्म भरते हैं और SSC में अपना भविष्य तलाशते हैं। हमारा और 2018 में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जानी चाहिए? एटलीस्ट 19 तक तो हो ही जानी चाहिए। मीन्स अगर आप SSC CGL का एग्जाम देते हैं तो ये मान के चलिए कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट जो होता है SSC CGL, तो कंबाइंड ग्रेजुएशन जो होता है लेवल का, तो ये माना जाता है कि ये 3 स्टेप्स में ये एग्जाम कंप्लीट होता है। और वो 3 स्टेप्स है SSC प्रीलिम्स, SSC मेन एज वेल इंटर। और ये माना जाता था कि SSC बड़ा फेयर है, बड़ा ही फेयर एग्जाम कराती है। आजकल तो SSC के एग्जामिनेशन पेपर में ही गड़बड़ी कर देते हैं। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर SSC का पेपर किन गधों के हाथ सौंपा जाता है कि भाई तुम गधेपन की पराकाष्ठा पार कर चुके हो, तुम ही SSC का पेपर बनाओगे और SSC के 50 क्वेश्चंस में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे डालो जो बिल्कुल गलत हो।
और स्टूडेंट भी बेचारे, कुछ स्टूडेंट बड़े जिद्दी होते हैं कि यार हम तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहेंगे। अब सॉल्व तो बेटा तब करोगे जब कोई चीज सॉल्व करने लायक होगी। मीन्स एसएससी का अगर उसमें सही क्वेश्चन है तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। जो पहले से ही गलत है उसको कैसे सीधा करोगे? नहीं हो सकता ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स होती नहीं है, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। 2018 की वैकेंसी का 2021 तक अभी तक रिजल्ट ना आना, स्टूडेंट्स की जो है कैंडिडेट्स की जो एम्प्लॉयमेंट ना होना, ये जानते हो किस ओर संकेत करता है कि 2018 से अगर 2021 तक अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं की जा रही है तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि 2022 में पहले तो स्टेट का चुनाव करा लें इसी रोजगार के दम पे, और 2024 में लोकसभा का चुनाव करा लें। बड़ी विडंबना है। अभी जो है बिहार में, अभी पिछले साल 2020 में बिहार बिहार स्टेट का जो चुनाव था विधानसभा का, तो उस समय सभी दम भर बेरोजगारी का या रोजगार देने का, बेरोजगारी हटाने का या रोजगार देने का। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे आगे आए, उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो 10 लाख क्या दूंगा? रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियां दूंगा। मोदी जी ने या नीतीश कुमार ने एक कमिटमेंट किया कि अगर मैं सत्ता में आता हूं पुनः, तो भैया सत्ता में आता नहीं हूं, तुम तो 15 साल से हो सत्ता में ऑलरेडी। भाई नीतीश कुमार 15 साल से तो पहले ही थे, अब तो 20 साल, अब तो जो है 20 साल का सफर पूरा करने जा रहे हैं, चौथा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं, हम राइट। तो ये कहते हैं कि भाई हम 19 लाख रोजगार देंगे। ठीक, 19 लाख रोजगार देंगे, तो तुमने 15 साल से जब वहां पर सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो 15 साल से ये वाली बात क्यों नहीं सोची? ये चुनाव के टाइम पर ही तुम्हें क्यों नजर आया कि हाँ भाई हमारे यहाँ का स्टूडेंट बेरोजगार है? या 15 साल से आपको ये क्यों नहीं समझ में आया कि पूरा बिहार या तो दिल्ली मुंबई में पड़ा हुआ है या देश के अन्य महानगरों में अपना रोजगार तलाश रहा है, जो कि लॉकडाउन में सड़कों पर मरे और बेमौत मारे गए बेचारे, भूख से, प्यास से, एक्सीडेंट से, जबकि कोई संसाधन नहीं चल रहा था तो एक्सीडेंट से भी मर रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा औरैया में एक हादसा हुआ, 22 मजदूरों की मौत हुई, या इस तरह की बहुत सारे हादसे उस समय हुए। उन हादसों को जो है हम याद भी करते हैं कभी कभी, और उनकी तकलीफों को महसूस भी करते हैं। सरकार ने तो एक झटके में कह दिया कि भाइयों बहनों, जो जहां है वो वहीं रहे। कैसे रहेगा भाई? इन्होंने जो है इनकी जितने भी इमरजेंसी नंबर्स थे, इमरजेंसी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का रहा हो या डिस्ट्रिक्ट का कोई रहा हो, इमरजेंसी नंबर सब की सब जो है खुद कॉमा की स्टेज में थे। मतलब कोई भी इमरजेंसी नंबर लगा लो, उस समय एक भी इमरजेंसी नंबर नहीं लगता है। आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे तो एम्बुलेंस की इतनी फॉर्मेलिटीज थी कि एक रात एक पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत थी, मेरे पड़ोस का पेशेंट था, उसने मेरे से मदद मांगी। मैंने कहा कि भाई ठीक है मैं मदद करता हूं, और 108 नंबर की एम्बुलेंस आने तब आई, तब इंक्वायरी कर रही है जब मैं पेशेंट को दिखा करके ले आया। मतलब ये है आपका डिजिटल इंडिया का सपना। ये आप बात करते हैं कि भाई बाय द इमीडिएट इफेक्ट हम सर्विस दे रहे हैं, तो ये है सुपर स्कैम। ये इसलिए कहूंगा क्योंकि पहले एसएससी की वैकेंसी हर 6 महीने बाद आती थी, अब एसएससी की वैकेंसी को याद किया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कहीं ऐसा ना हो
कि कभी लोग ये कहें कि हाँ एसएससी जैसा एग्जाम हुआ करता था भारत में। अब वो ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोग कहेंगे हाँ एसएससी का एग्जाम हुआ करता था, अब ये सुपर स्कैम कमीशन बन गया है, अब ये स्कैम का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और वो दिन शायद दूर नहीं। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट की, तो रोजगार की जब कभी भी बात हो तो खैर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नजर में अगर कोई रोड के किनारे बूट पॉलिश कर रहा है तो वो भी मानते हैं कि वो रोजगार कर रहा है। वो कहते हैं चाय अगर कोई चाय पकौड़े अगर तल रहा है, कोई चाय बना रहा है, पकौड़े तल रहा है, तो वो भी एक रोजगार है। अरे भाई साहब, रोजगार का एक अपना क्राइटेरिया है, वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जो है निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति होगा तो उसके साथ उसका रोजगार किस तरह का होगा। अगर कोई स्टूडेंट है, उसने पूरी लाइफ अपनी पढ़ाई की, वो इंजीनियर बन गया, बीटेक एमटेक कर लिया, अब एमटेक करने के बाद वो पकौड़े तल, और ये तो जरूरी नहीं है कि भैया जो पकौड़े तलने वाला है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा बाद में है? भाई मोदी जी के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो चाय बनाते थे। हमने पूरी इंसाइक्लोपीडिया जो है सर्च कर डाली, हमें तो आज तक नहीं पता चला कि ये गुजरात के किस स्टेशन में चाय बनाते थे। ये सिर्फ भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं, लोगों को एक सिर्फ मूर्ख बनाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है। 2018 की वैकेंसी आज तक फुलफिल नहीं हुई। अब आप जरा इन पर विचार कीजिए, सरकार के रोजगार देने का साधन क्या है? सरकार ने बेरोजगारी को अपना जो है क्या है, बहुत बड़ा हथियार बनाया हुआ है। और वो हथियार कैसे बनाया हुआ है? जस्ट सपोज आप एसएससी या आरआरबी, आरआरबी का मतलब समझते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप इसके अगर कैंडिडेट हैं, आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जरा सोचिए आप किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और कितना पैसा आपका खर्च होता है और सरकार को इसका कितना मुनाफा होता है। राइट? मींस अगर कोई एक स्टूडेंट एसएससी या आरआरबी में अप्लाई करता है तो उसका बेयर मिनिमम खर्चा कितना आ जाता है? मींस 10 से 15 रुपए का शायद फॉर्म मिलता होगा आज। am I right और रॉन्ग? 10 से 15 रुपए का, तो हम इसको बेयर मिनिमम 10 रुपए का एक फॉर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं। राइट? फिर इसमें कुछ डिमांड ड्राफ्ट भी लगता है। डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपए से कम का तो डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता है। राइट? 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट हो गया। आप लोग कैलकुलेटर खोल करके बैठिएगा, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि पर कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा आता है। राइट? इसके बाद आपने फॉर्म भर दिया, आप किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या व्हाटएवर जो भी किया है। अब मान लीजिए आपने एएसएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया रेलवे में, किसमें? रेलवे। एएसएम मींस असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। am I right और रॉन्ग? अब जो है आपने एएसएम के लिए अप्लाई किया, 10 रुपए का फॉर्म भरा, 500 रुपए का डीडी लगा दिया और इसकी तैयारी करने के लिए आपने कोचिंग हायर की। बेयर मिनिमम अगर आपने 5000 रुपए भी अगर कहीं पर किसी कोचिंग संस्थान को दिया तो 5000 ये भी ऐड हो गया। प्लस इसकी तैयारी करने के लिए आपने बेयर मिनिमम 6 महीने या 1 साल, 6 महीने की हम मान लेते हैं, 6 महीने भी अगर आपने तैयारी की तो 6 महीने तैयारी करने के बाद आपने कितना खर्च किया? 30,000। 6 महीने में आप ये देखिए कि कुछ कॉपी किताब, पेन पेंसिल स्याही, रिक्शा से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से
किसी चीज से जा रहे होंगे 6 महीने तक, और 6 महीने में अगर आप 1000 रुपए महीने भी अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो 6000 रुपए आपके ये हो गए, राइट। मतलब आपने बेयर मिनिमम 11,000 रुपए, बहुत कम बताए हमने, 11,000 रुपए तो ये आपने खर्च कर दिए। अब यहां पर देखिए 500 रुपए जो आपने ये खर्च किए थे, और इस एएसएम की पोस्ट के लिए अगर 10 लाख लोगों ने, कितने लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया। हम 10 लाख बहुत कम बता के चल रहे हैं, जब आप कभी रोल नंबर देखिए किसी स्टूडेंट का तो 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे रोल नंबर होते हैं। अब 10 लाख लोगों को सरकार ने कहा, कमिटमेंट की, मतलब सरकार ने यहाँ पे 100 वैकेंसी निकाल दी या 1000 वैकेंसी निकाली, किसकी, एएसएम की। वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है, 1000, कैंडिडेट कितने हैं, 10 लाख। अब 10 लाख लोग जो है 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए का ड्रॉफ्ट देते हैं, तो 500 इंटू 10 लाख करके बताना जरा कितना होता है। मतलब ये है कि इसमें यहां पर तो 5 आ जाएगा और यहां पर 2 जीरो और आ जाएंगे, राइट, यही तो हो जाएगा। कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सर 2 बार और लगेगा, हाँ 1 बार और लगेगा। कहाँ पे, 5 के आगे 11,000 मान कर ना। नहीं वो छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। ये कितना सरकार के पास डीडी के नाम पर कितना पहुंच गया भाई, 50 करोड़। और आप एएसएम बन जाते हैं इनिशियल स्टेज में, आपकी शुरुआत होती है 30,000 रुपए सैलरी से, ठीक है। ये 1000 लोगों को तनख्वाह किससे दे रहे हैं, आपके 50 करोड़ रुपए से। और ये 50 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे एंड नहीं होता है। सरकार की इसमें सबसे बड़ी पॉलिसी तो ये होती है कि आपसे जो है जब फॉर्म भर गया तो कुछ दिन बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आरआरबी का पेपर लीक हो गया है, आरआरबी का पेपर लीक हो गया है, इसलिए एग्जामिनेशन सस्पेंड होते हैं। अभ्यर्थी परेशान ना हो, सरकार जल्द ही वैकेंसी निकालेगी। फिर सरकार एक बार वैकेंसी निकालती है अपनी भूल सुधारने के लिए, और उस पर जांच कमेटी बैठा देती है। क्या है जांच कमेटी, नथिंग, जांच कमेटी इज नौटंकी, नौटंकी के सिवा कुछ नहीं, बल्कि ये सरकारी नौटंकी कहेंगे हम इसको। ये सरकारी नौटंकी है, जांच कमेटी के नाम पर 50 करोड़ का घोटाला करके फिर ये सरकारी नौटंकी के नाम पर बैठा देते हैं जांच कमेटी। फिर स्टूडेंट इंतजार करते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं, फिर अपने पूरे जोश से भरे हुए होते हैं। अल्टीमेटली एक बार फिर होता है कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पेपर में गड़बड़ी, पेपर में गड़बड़ी। अगली बार इसमें घोटाला हो गया है, भर्ती घोटाला हो गया है, इसलिए ये जो है क्या किया जाता है, परीक्षाएं पूरी की पूरी रद्द की जाती है। तो ये सब क्या चलता है, ये स्कैम एंड जांच कमेटी की नौटंकी हमारे देश में चल रही है। रोजगार के बारे में बात नहीं कर, बड़ी समस्या है। सरकार कुछ कहती है और करती कुछ। आपने देखा होगा हमेशा चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, ऐसा जो है सरकारें हमारे देश की कहती हैं। हमारे देश के मैक्सिमम हाईवेज के कॉन्ट्रैक्ट किसके पास थे भाई, हमारे देश के मैक्सिमम जो नेशनल हाईवेज के कॉन्ट्रैक्ट किसके पास थे, चाइना के पास थे। और आई थिंक हम ये अगर रिसर्च करें और आप देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आज भी शायद चाइना के ही मिल जाए, अगर आप रिसर्च करेंगे तो। चाइनीज सामान का बहिष्कार करें भाई, हमारे भारत का कोई नागरिक चाइना के बॉर्डर पे थैला लेकर के चाइना से सामान लेने तो जाता नहीं।
चाइना वहां से अगर माल कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट हो, वो भारत के बाजारों तक कैसे पहुंच रहे हैं? भारत ही एंट्री दे रहा है। भारत ही एंट्री दे रहा है, और भारत एंट्री दे रहा है मतलब किसके तहत? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर है। तो हम ठीक है, हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों का रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई अगर एक व्यापार, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रहने चाहिए, लेकिन जब आप कहते हो बहिष्कार करें, तो बहिष्कार करने की बात बेमानी लगती है। हम सरकार से चलो इसी बहाने, इसी क्लास के माध्यम से ही आज पूछ लेते हैं कि सरदार पटेल की जो 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई थी, वो 3000 करोड़ की मूर्ति किसने बनाई? सरकार हमें बताए कि वो सरदार पटेल की मूर्ति जो 3000 करोड़ में बनी है, वो किसने बनाई थी? क्या कोई भारत का आर्किटेक्ट था? क्या कोई भारत का कॉन्ट्रैक्टर था? नहीं, वो चाइना का कॉन्ट्रैक्टर था। आप लोगों को शायद ना पता हो, सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया? चाइनीज कंपनी को। बात करते हैं चाइना का बहिष्कार करो, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो। ये किस तरह का बहिष्कार है? ये कैसा बहिष्कार है कि आप कहते हो बहिष्कार करो और काम उसी चाइना से लेते हो। क्यों लेते हो भाई? भारत में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, भारत में जो है अच्छे आर्किटेक्ट नहीं है, भारत में लोहा अच्छा नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें सरदार पटेल, जिन्होंने हमारे महापुरुष थे सरदार पटेल जी, उनकी अगर हम शब्दों में अगर उनके बारे में उनकी कोई व्याख्या करना चाहे, तारीफ करना चाहे, तो ऐसे महान पुरुष, ऐसी महान आत्मा के बारे में शायद हम शब्दों में उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश को यूनाइट करने का जो कार्य था, सौंपा गया था, वो सरदार पटेल के ही हाथों था। सरदार पटेल ने ही इन तमाम जो राज्यों को, जो अलग अलग राज्य थे, उनका जो है क्या किया है? भारत में मिलाने का कार्य किया है। राइट? ऐसे सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा बना देने की बजाय मुझे लगता है कि अगर सरकार ने वो 3000 करोड़ रुपए देश के नौजवानों पर सरदार पटेल के नाम पर उनकी शिक्षा पर खर्च किया होता, तो शायद देश का विकास और तेजी से संभव होता। क्योंकि आज जब बात विकास की आ ही गई है इसी डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। किसी भी डेवलप्ड कंट्री का इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस देश का विकास, समुचित विकास उस देश के यूथ पर निर्भर करता है। और यूथ पर कब निर्भर करता है? जब उस देश का यूथ जो है क्या हो? शिक्षित। राइट? हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन वे में बात करें, आर्टिकल 21 की, जो कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एज वेल राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी केवल तभी सार्थक होता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वाला, जब हमारे देश का एक एक नागरिक जो है क्या हो? शिक्षित। अब बात करते हैं हम शिक्षित की, या डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की कंपैरिजन करते हैं। हम यहां पर बात कर लेते हैं इंडिया एंड यूएसए। यहां पे हम डेटा देते हैं। यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है भाई? किसी को अंदाजा है? 33 करोड़। 33 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर लें, 140 करोड़, मीन्स अप्रॉक्स 133, 130, 135, 138, हम राउंड अबाउट मतलब ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं?
140 CR या 130 करोड़ ही मान लो बेयर। आप यहां पर दोनों के देशों की शिक्षा में अंतर देखिए, एजुकेशन में। यहां 33 करोड़ की जनसंख्या में यूएसए में 6000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, 6000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। कितनी है? 6000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इंडिया में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जब हम इंडिया एज ए कंट्री, वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्या है? देश। हमारी 140 करोड़ की आबादी में आप यहां की यूनिवर्सिटीज पर जाइए तो मैडम आप यहां पर पाएंगे कि 450 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। देश का विकास जरूर होगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हो गया देश का विकास। 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 450 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राइट। टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है? 900। अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में 6000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। क्या आपको लगता है कभी हम डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में खड़े होंगे? लगता है ऐसा संभव है? नहीं। क्यों नहीं हो सकते हम? अरे डेवलपिंग तो छोड़ो, हमें तो लग रहा है कभी ये भी लगेगा कि भारत डेवलपिंग होने का भी प्रयास कर रहा है। 900 यूनिवर्सिटीज, 6000 यूनिवर्सिटीज। एजुकेशन, हाईली एजुकेशन का रेशियो किस कंट्री का ज्यादा होगा? अमेरिका का ज्यादा होगा। हमारी इंडिया का क्या स्थिति रहेगी? वही जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वही पढ़ेंगे लिखेंगे। एक बार फिर से आज के 100 साल पीछे वाला भारत लौट रहा है। 100 साल पीछे वाला भारत इसलिए लौट रहा है कि आप जरा इन पे गौर करें, इन यूनिवर्सिटीज पर। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा जब इंटरमीडिएट पास आउट करे तो मेरे बेटे का एडमिशन किस में हो जाए? डीयू में हो जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी। या हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का एडमिशन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हो जाए, राइट। अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने या डीयू ने या फिर हम जेएनयू ने, राइट, हम यूनिवर्सिटीज की, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के नाम दे रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज ने ये कहा है कि भाई हम तो केवल उसी स्टूडेंट का एडमिशन अपने यहाँ लेंगे। एक इन्होंने स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया है कि इन्होंने स्टैंडर्ड चार्ट बनाया है कि जिसके पास 96% नंबर होंगे वो जो है क्या होगा? वो डीयू का छात्र है। मेरिट में वो केवल तभी आ सकता है इस यूनिवर्सिटीज में आने के लिए कि 96% बेयर मिनिमम अगर आप नंबर लेकर के पास हो रहे हो तो आप डीयू का सपना देख सकते हो, जेएनयू का सपना देख सकते हो, जामिया मिलिया का सपना देख सकते हो, या किसी भी रेनाउंड यूनिवर्सिटीज का सपना देख सकते हो, राइट। अब कोइंसिडेंटली चलिए मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 98-99% भी नंबर स्कोर करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है या हमारा ही बच्चा है, अगर वो 94% नंबर लाता है या 95% सिक्योर करता है तो इन दैट केस क्या वो बच्चा जिसने 95% नंबर सिक्योर किया है वो डफर है? क्या मानते हैं आप? क्या डफर है?
भाई इसको टफर तो नहीं कह सकते अगर 94 95 कर रहा है। इवन देन अगर वो 75 भी परसेंट सिक्योर कर रहा है, 60% भी सिक्योर कर रहा है, तो क्या है, टफर तो नहीं है। उनका मानना है। लेकिन तुमने तो ये कह दिया बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एंटाइटल्ड to get admission in this renowned universities because of you are not qualifying the admission criteria। आप एडमिशन क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपके तो 95% है, 94% है, और हमारा तो जो है कट ऑफ ही, या हमने तो अपनी जो है मेरिट एक बेस बनाया हुआ है कि हम इससे नीचे के स्टूडेंट को लेंगे ही नहीं। अबे जब तुम लोगे नहीं तो फिर 33% में पास क्यों करते हो भाई? क्यों पास करते हो? मेरा तो मानना यह है कि अगर आप 33% पर किसी स्टूडेंट को पास कर रहे हैं तो इंटर के विद्यार्थी को, जो इंटर का विद्यार्थी है, वो ग्रेजुएशन करने के लिए ही जाएगा, चाहे वो बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, एमकॉम करे, कुछ भी, सॉरी बीकॉम करे या कुछ भी करे, राइट? वो जाएगा तो ग्रेजुएशन करने के लिए ही, या इंटर पास करके वो 10th पास करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 33% वाले को आप पास करना बंद कर दें। आप कहें कि हम तो पास ही 96% पे करेंगे, तो उतने ही लोग पास होंगे 96% वाले, उतने लोगों को कम से कम रेनाउंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, राइट? अगर आप 96% वाले को या 33% वाले को किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहे हो, तो फिर पास क्यों कर रहे हो? नहीं पास करना है। तो ये जो है हमारे यहां सरकार सुविधाएं कम और वायदे बड़े बड़े, अरे हम तो बड़े क्रीम स्टूडेंट लाएंगे, क्रीम स्टूडेंट लाएंगे। क्रीम कहां से निकालोगे? क्रीम तो डीपीएस से आएगी फिर आपकी, और डीपीएस में एक मजदूर का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता है। डीपीएस में एक मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। दलीलें देखो सरकार की। आपको जानकर के बड़ी हैरानी हो कि हमारे देश में एनजीओ कितने रजिस्टर्ड है? कितने एनजीओ रजिस्टर्ड है? कुछ अंदाजा है? नहीं अंदाजा है। 98,000 लगभग एनजीओ, 98,000 एनजीओ है, जिसमें लगभग 45,000, लगभग कह रहा हूं, वो एनजीओ हैं जो बिल्कुल एक तरीके से प्रॉपर एक्टिव है। ये कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, राइट? अब अगर हम इनको 45,000 को ही लगभग फिगर मान लें अपना, कि ये एक्चुअल फिगर है। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। 45,000 एनजीओ को मींस आप 140 करोड़ से 45 को डिवाइड कर दीजिए। जरा डिवाइड करके बताएं हमको। 140 डिवाइड बाय 45 मींस 140 करोड़ को आप किससे डिवाइड करें? 45,000 से। फिर बताएं जरा, रुक जाइए, मैं ही डिवाइड करता हूं। 140 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 डिवाइड बाय 45,000। तीन जीरो, इसको भी डिवाइड कर लें। 95 आ रहा है। कितना आ रहा है? 95 और केवल 95।
और इसमें जीरो कितने आ रहे हैं? 1 2 इकाई इकाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है। 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड। कितने? सर 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड। 31 लाख रजिस्टर्ड। हमने कितने बताए थे? 31 लाख मतलब लाखों में रजिस्टर्ड है। सॉरी थोड़ा सा फिगर गलत हुआ। 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है ना, और 31 लाख एनजीओ मिल करके 140 करोड़ आबादी, मतलब आप देखिए एक एनजीओ पे शायद 100 व्यक्ति भी नहीं आ रहे हैं। 1 लाख सक्रिय एनजीओ, तो 100 व्यक्ति या 140 व्यक्ति पर एनजीओ आ रहा है, मतलब 140 व्यक्ति पर एनजीओ आ रहा है। मतलब एक एनजीओ ने 140 आदमी की इस देश से न गरीबी दूर की, न बेरोजगारी दूर की, न अशिक्षा दूर की। फिर एनजीओ कर क्या रहे? ये एनजीओ मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं। ये एनजीओ काम कर रहे हैं एज पीआर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी रही हमारे देश में, गवर्नमेंट कोई भी रही हो हमारे देश में, हमारे देश के जो एनजीओ हैं वो गवर्नमेंट की एक पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। पीआर एजेंसी मतलब कि वो सरकार का कितना पैसा कहां से आना है, कौन सा सीएसआर फंड का जो सीएसआर में पड़ा था यूज नहीं हुआ, और उसको चुनाव में कैसे इस्तेमाल करना है। राइट? जब चुनाव आएंगे तो दारू देनी है किसको, कहां पर दारू बांटी जानी है, कहां पर जो है कपड़े का लालच देना है, कहां पर अनाज का लालच देना है, ये सारी चीजें करके जो है क्या करना है, वोट कलेक्शन करना है। राइट? कुल मिलाकर के हमारे देश में एक चीज चलती है, एक सीएसआर फंड, जानते हैं आप लोग? हाँ, सीएसआर फंड मींस कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको फुल फॉर्म में कहेंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फंड जो है करोड़ों की तादाद में होता है, इवन देन अरबों में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में सीएसआर फंड का हेड होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके पास भी करोड़ों का फंड पड़ा होता है। ये फंड क्यों पड़ा होता है? आपको पता है कि अगर जिले में एक व्यक्ति भूख से मर जाए, जिले में अगर कोई एक व्यक्ति भूख से मर जाए तो सस्पेंड कौन होता है? कौन, किस पे कार्रवाई होती है? डीएम। क्यों कार्रवाई होती है? क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपया पड़ा है सीएसआर का, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, और वो पैसा इसलिए पड़ा है ताकि जिले में एक भी आदमी एटलीस्ट जो उसकी मूलभूत सुविधा है भोजन, उस भोजन के अभाव में ना मरे। राइट? लेकिन भाई साहब इस डीएम साहब के पास जो पैसा पड़ा है वो एज इट इज पड़ा रह जाता है। इनकी जिम्मेदारी भोजन ही नहीं करवाना है, मीन्स मौसम, बदलते मौसम के अनुसार सर्दी, गर्मी और बहुत ज्यादा बरसात में शेल्टर्स भी उपलब्ध कराना है। किसको? उन लोगों को जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं, उनको भोजन, कपड़ा, और मीन्स ऐसे लोग जिनके पास जीवन जीने का कोई संसाधन नहीं है, संसाधनों के अभाव में जीवन जी रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें एजुकेट करना है। इन तमाम चीजों के लिए फंड पड़ा है किसके पास? डीएम साहब के पास। किसी गरीब
बच्ची की अगर शादी होनी है तो उसकी शादी में भी मदद करने के लिए बने हैं हमारे जिले के डीएम साहब। लेकिन भाई साहब ये करोड़ों का जो फंड है ये एज इट इज पड़ा रहता है, इससे 1 रुपया शायद ही कोई निकालता हो, और अगर निकलता भी होगा तो किसके नाम पर? एनजीओ के नाम पर निकलता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर निकलता है कि इस एनजीओ को इतना पैसा दिया गया। इनके पास पब्लिक फंड भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फंड आता है, और समटाइम्स अब्रॉड से भी फंड आता है, मतलब बाहरी विदेशी मुद्रा भी एनजीओ के पास आती है। और इस तमाम तरह की मुद्राओं से, तमाम तरह के पैसों से, सीएसआर के पैसों से ये एनजीओ क्या करते हैं? एनजीओ की गरीबी दूर होती है, एनजीओ संस्थापकों की, पदाधिकारियों की गरीबी दूर होती है, और देश के नेताओं के बड़े बड़े चुनाव होते हैं। ये पार्टी में हर पार्टी को पैसा देते हैं, क्योंकि इनको तो डर है ना कि पता नहीं सरकार कब किस किया जाए, इसलिए ये किसी को मना नहीं कर सकते। आपको तो मना कर देंगे। जो एक जरूरतमंद है, जिसके लिए इन्होंने एनजीओ बनाया है, समाज सेवा, देश सेवा के लिए, तो ये देश की सेवा नहीं करेंगे, किसकी सेवा करेंगे? भाई चुनाव आ रहे हैं 2022 के, अखिलेश जी को भी पार्टी फंड में पैसा देना है, मायावती को भी देना है, और जो है शिवपाल को भी देना है, इनको भी देना है, बीजेपी को भी देना है, जनता दल को भी देना है, कांग्रेस को भी देना है, देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको पैसा। पता नहीं सरकार किसकी आ जाए। सर धरना देते हैं, धरना देते, पता नहीं सरकार किसकी आ जाए। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया बनाने। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, घंटा पढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा भाई बताओ जरा हमको। आज जो है पूरे ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू ये पैंडेमिक कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी थी, कोविड-19 में पूरे साल स्कूल कॉलेज बंद रहे। आपने स्कूल कॉलेजेस की एक भी फीस माफ की क्या? नहीं की। तो जिस तरीके से आप फीस माफ नहीं कर सकते स्कूल कॉलेज की, हम मानते हैं कि स्कूल कॉलेज में भाई उन्होंने पैसा लगाया है, अपनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं, तो उन बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस के भी कुछ अपने खर्चे हैं, स्टाफ का भी खर्चा है। तो अब ये जो है स्कूल कॉलेज ने तो पूरे 12 महीने की फीस ली है, हर स्टूडेंट से ली है। चाहे उन्होंने सक्षम व्यक्ति से तो इसलिए दे दिया कि चलो ठीक है यार, मेरा बेटा है, पढ़ रहा है, पढ़ने दो, और जो सक्षम नहीं है उनको ब्लैकमेल करके दिया है, फीस जमा करो नहीं तो एग्जामिनेशन से सस्पेंड कर देंगे, फीस जमा करो नहीं तो एग्जामिनेशन से सस्पेंड कर देंगे। लोगों की नौकरियां चली गई, सरकार ने इस पर विचार क्यों नहीं किया भाई? बड़ी बड़ी कंपनियां ठप हो गई, सरकार ने इस पर विचार क्यों नहीं किया? सरकार ने बड़े बड़े कमिटमेंट किए, 1,76,000 करोड़ दे रहे हैं, फिर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी कर दिया, जिसमें एमएसएमई सेक्टर्स को भी बहुत सारा पैसा दे दिया। तो अगर आपने जब एमएसएमई सेक्टर्स को पैसा दिया ही है तो एमएसएमई सेक्टर्स बंद क्यों हो गए भाई? सरकार की दलील देखिए, सरकार बड़ी मजेदार दलील देती है कि भाई फैक्ट्रियां तो इसलिए बंद हो रही हैं क्योंकि उनकी फैक्ट्रियों की जो मशीनरी थी वो पुरानी हो रही है, इसलिए वो कबाड़ में बेच रहे हैं। अरे भाई साहब, फैक्ट्रियां तो जब से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ग्लोबली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो लोगों ने कबाड़ में अपनी मशीनरी को नहीं बेचा। हाँ, बेचा जरूर है, लेकिन अगर हमारी ये मशीनरी है और ये कपड़ा बुनने का कार्य करती है, अगर इसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया है तो हम इस मशीनरी को रिपेयर करवाएंगे, और अगर ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो गई है तो हम इसको जो है औने पौने दामों में या कबाड़ में बेच करके, या बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो इसको बेचने से पहले दूसरी मशीन को सेटअप करेंगे, ना कि पूरी की पूरी कंपनी का कबाड़ जो है कबाड़ बना करके उसको बेच देंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट
का जो है डेटा उठा करके देखें तो अगर देखा जाए तो 239 लोगों ने ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट नोएडा में अर्थात जिला गौतम बुद्ध नगर में 239 लोगों ने, मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा कि मतलब मेरे सूत्र या कुछ मेरा अध्ययन बताता है कि लगभग 239 लोगों ने क्या किया है, सुसाइड किया है। और 239 छोड़ दीजिए, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, मेरा डेटा गलत हो सकता है, छोड़ दीजिए। अगर एक भी व्यक्ति ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट सुसाइड कर रहा है तो वो क्यों करे? क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट को किसी तरीके से खत्म किया जाए या अनएम्प्लॉयमेंट की एक जंग शुरू की जाए? कहां से शुरू करोगे जनाब? आपने तो शिक्षा के मंदिर ही बहुत कम बना रखे हैं, शिक्षा के मंदिर ही बहुत कम बना रखे हैं। मीन्स यूनिवर्सिटीज की अगर हाईली एजुकेशन की बात करें तो जैसे ही रिजल्ट आउट होता है एडमिशन की मारामारी शुरू हो जाती है। एडमिशन की मारामारी ये शुरू हो जाती है कि भाई एक बच्चा 94% लेकर आता है और उसको जो है एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई 96% से नीचे लेंगे ही नहीं। अब ये 94% वाला अच्छे नंबर से पास होने के बाद भी ये जाएगा किसी मंत्री से मिलेगा, किसी विधायक से मिलेगा, और विधायक जी भी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी सिफारिश क्यों करें, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम तुम्हारी सिफारिश क्यों करें भाई, हम तो जो है बड़ी मेहनत से 20 करोड़ रुपए लगा करके हम चुनाव जीते हैं। वो बात अलग है कि उनकी औकात जो है अगर ऑन पेपर देखेंगे तो किसी की 5 करोड़ होगी, किसी की 10 करोड़ होगी या किसी की 2 करोड़ होगी, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो उनकी हैसियत यही होगी। लेकिन चुनाव में उन्होंने 20 करोड़ खर्च कर दिए हैं। कैसे खर्च किए हैं भाई? डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, वो तो ब्लैक मनी थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर आ गई है तो अब बीजेपी में कोई ब्लैक मनी वाले नहीं रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक स्टॉकिस्ट नहीं, सब है, सब जगह है, हर पार्टी में समस्या है। और मुझे लगता नहीं है कि इससे निजात मिलेगा जब तक कि भाई एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक सरकार एक एक बच्चे को एजुकेट करने की जिम्मेदारी नहीं लेती है, जब तक सरकार पर्सन टू पर्सन एम्प्लॉयमेंट देने, हम नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और रोजगार किस तरह का होना चाहिए? पर्सन टू पर्सन होना चाहिए कि जैसी उसकी योग्यता है, जैसी उसकी काबिलियत है, उस काबिलियत के आधार पर रोजगार करना चाहिए। रोजगार का अब देख लीजिए, एक लास्ट सेशन शुरू कर रहा हूं, फिर इसके बाद इस पर हम टॉपिक वाइज भी लेक्चर लेंगे। ये आज तो हमने जो है मिसलेनियस कर दिया, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर दिया। आप देखिए, एक आईएएस ऑफिसर कैसे अपॉइंट होता है, डू यू नो? आप लोग तो कंप्यूटर्स हैं। एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होता है, उसको एक एग्जामिनेशन, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये दिस इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक बॉडी है और ये जो है आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ये 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट करवाती है कि कैंडिडेट को पहले तो प्रीलिम्स अर्थात इसकी प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, सेकेंडरी इसकी मेन रिटन परीक्षा का पास करनी होगी, मुख्य परीक्षा, देन जो है उसको इंटरव्यू से खरा उतरना, राइट? यही तो है इसका प्रक्रिया। लेकिन आज की सरकार ने क्या किया है? आप जिस देश में एक चपरासी को भी बिना इंटरव्यू किए नहीं लगाते, जिस देश में एक चपरासी भी पानी पिलाने के लिए जाता है किसी ऑफिस में, खासतौर से सरकार के ऑफिस में, उस ऑफिस में उस प्यून का भी इंटरव्यू लिया जाता है। बेटा पढ़ना जानते हो? अच्छा बताइए, हिंदी पढ़ना जानते हो या अंग्रेजी पढ़ना जानते हो? अच्छा ये फाइल में पढ़ करके बताओ कि इसका टाइटल क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। जब तक कि कैंडिडेट ये ना कह दे
कि हाँ ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, अच्छा ये हिंदी में लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है, तब तक उसको पानी पिलाने की भी नौकरी नहीं देते हैं। उसको पता है कि हम इसको केवल पानी पिलाने या चाय पिलाने के लिए थोड़ी अपॉइंट कर रहे हैं, इसके और भी तो कुछ काम लेने हैं। और वो काम ये लेने हैं कि अगर एक टेबल से दूसरे टेबल पर डाक जानी है तो उससे ये कह सकें कि सो एंड सो रजिस्टर उठाओ, उसमें ये डाक रखी है, सो एंड सो बाबू को, सो एंड सो ऑफिस में अथॉरिटीज को क्या करके आओ, सबमिट करके आओ, राइट। उस देश में आईएएस का एग्जामिनेशन मीन्स एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है बिना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी प्रक्रिया के। इज इट पॉसिबल? सीनियर आईएएस अपॉइंट हो जाते हैं। तो आपने क्या किया है, देश के उन तमाम मेधावी छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पीठ पर धोखे का खंजर घोंपने के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही। मुझे कोई डर नहीं है, इस वीडियो को आज बनाते समय, बोलते समय सरकार चाहे तो हम पर जो है क्या कर सकती है, केस कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कितने आईएएस सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उसमें अपॉइंट कर दिए हैं, जो कि बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी परीक्षा के। क्या सरकार के पास इन बातों का जवाब है? कोई जवाब नहीं। इसलिए जवाब नहीं है, अरे भाई सरकार है, उसका दिल आ जाए, जिस पर दिल आ जाए उसको बना दे। सरकार का तो दिल अगर किसी गधे पर आ जाए तो उसको भी कह देगा कि भाई तुम ही ज्वाइंट सेक्रेटरी हो आज के बाद हमारे, ठीक है। तो इससे बढ़िया अगर नहाया धोया गधा भी सरकार के सामने सरकार को पसंद आ जाए तो सरकार कर सकती है ऐसा। लेकिन एक मेहनत का व्यक्ति जो बढ़िया प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो आईएएस बनेगा, इस बात की गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं? सरकार को पसंद आना चाहिए। सरकार को अगर पसंद आ जाए तो कोचिंग करने की क्या जरूरत है? कोचिंग से अच्छा है, जितनी मेहनत विद्यार्थी जो है आज के दौर में कोचिंग्स को दे रहे हैं, जितना पैसा आप टीचर्स को दे रहे हैं, डायरेक्ट कोशिश करो कि शायद अमित शाह को पसंद आ जाए, शायद नरेंद्र मोदी जी को पसंद आ जाए, और उसमें अगर 10, 20, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ भी अगर करने पड़ते हैं तो किसी भी तरीके से 1 करोड़ रुपए में भी अगर मोदी को या शाह को पटा लो तो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठ जाओगे। 1 करोड़ खर्च करके 1 साल में अगर 100 करोड़ का रास्ता भी खुल जाए तो क्या बुराई है? यह है हमारे देश का रोजगार देने का तरीका। डिजिटल इंडिया है, मतलब डिजिटली पेपर बनते हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। डिजिटली सीक्रेटली पेपर बनते हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं आपके। कैसे लीक हो जाते हैं भाई? हम तो आज अगर कोई स्टोरी भी लिखते हैं वो तो नहीं लीक हो जाती है, जब तक हम ना उसे पब्लिश कर दें तब तक तो कोई उसे नहीं पढ़ पाता है। फिर सरकार की इतनी सारी नीतियां जो बनती हैं बड़ी कॉन्फिडेंस तरीके से बनती हैं। पेपर भाई अगर एग्जामिनेशन पेपर है तो उसको तो बड़ा सीक्रेटली बनाया जाता है, बहुत सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में बनाया जाता है। फिर सरकार की चीजें क्यों लीक हो जाती है? भाई साहब लीक नहीं होती है, लीक की जाती है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि सरकार हर जगह गलत होती है, लेकिन कितनी जगह गलत है ये जरूर मैटर करता है। गलतियां सरकार की कम हो, अच्छाइयां ज्यादा हो तो हम अच्छाइयों की तारीफ करेंगे। लेकिन अगर गलतियां ज्यादा हैं, अच्छाइयों का रेशियो कहीं कहीं दिखाई दे जाता है, तो फिर ऐसे में सरकार की हमारे पास आलोचना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। लिहाजा मैं इस आज के सेशन को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं, और इन्हीं शब्दों में इसी सेशन के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सरकार से पूछे हैं। अगर सरकार चाहे तो जवाब दे दे, ना चाहे तो कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार है, सरकार की लीला सरकार जाने। हम तो सिर्फ एक टीचर हैं, कल पढ़ा रहे थे, आज पढ़ा रहा हूं,
आने वाले टाइम में फिर पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।